All right, so first of all, we are going to read the title. और इसका टाइटल है स्टोनहेंज. अब स्टोनहेंज क्या है, किधर है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो आपको बताएंगे कि स्टोनहेंज क्या चीज़ है. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल. ठीक हो गया, यही हैंड आउट है ना आपके पास भी, राइट. अच्छा, अब पैसेज का टाइटल पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. पर्पस हमारा पैसेज पढ़ के मज़ा लेना नहीं है कि जी अच्छा स्टोन है जी, ये होता है, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, नहीं. और आपने पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना. जैसे लिस्टिंग में नहीं होता है कि ऑडियो चल रही है, एक जगह पे आंसर आ गया, फिर थोड़ी ऑडियो चलेगी, फिर आंसर आ गया, फिर ऑडियो चलेगी, फिर मतलब आपने सारी की सारी ऑडियो नहीं सुननी. इसी तरह आपने सारे का सारा पैसेज भी नहीं पढ़ना. एक पैसेज में 13-14 क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो 13-14 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चंस 1 to 8 पे. कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स. यानी आपके मैक्सिमम जो हैं वो 2 वर्ड्स होंगे इस आंसर में, और मिनिमम 1 वर्ड होगा. उसके बाद हैं क्वेश्चंस 9 to 13, और ये हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. 9 to 13 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. तो ये दोनों जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये दोनों, इसको मैं बोलता हूँ टाइप ए. टाइप ए का मतलब है क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको ऑर्डर में मिलेंगे. जहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा, आप उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको अगला आंसर मिलेगा, एंड देन यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1. स्टोनहेंज कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, स्टेज 1. अब ये हमने पैसेज में देखना है कि कहाँ पे स्टेज 1 की बात हो रही है. तो अगर आप वापस पैसेज पे आए तो आपको स्टेज 1 का पता चल जाएगा. लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. ओके, द डिच एंड हेंज वर डग पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम. अब हमने देखना है कि जो उन्होंने टूल्स यूज किए, यहां पे वर्ड यूज किया टूल का, वहां पे हो सकता है टूल का नाम यूज करें, लेकिन हमने ये देखना है कि टूल्स जो हैं वो किस मटेरियल से बने थे. आयरन से बने थे, वुड से बने थे, स्टोन से बने थे, किस मटेरियल से वो टूल्स बने थे. अब वापस आए, सेकेंड पैराग्राफ में आपको फर्स्ट का वर्ड नजर आएगा सेकेंड लाइन में. मिल गया? सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. फर्स्ट, नियोलिथिक ब्रिटन्स यूज प्रिमिटिव टूल्स. अब ये हमारा क्लू वर्ड था, और हमने देखना है कि टूल्स किस चीज के बने हुए थे. प्रिमिटिव टूल्स विच मे हैव बीन फैशन्ड आउट ऑफ डियर एंटलर्स. फैशन्ड आउट का मतलब है बनाए गए थे. किस चीज से बनाए गए थे? डियर एंटलर्स के, डियर के जो सींग होते हैं ना, उससे. तो आंसर क्या हो जाएगा? खाली डियर आंसर नहीं होगा, खाली एंटलर्स भी आंसर नहीं होगा. आंसर होगा डियर एंटलर्स. यानी अगर आपका आंसर है बकरे के सींग और आप बोल रहे हैं सिर्फ बकरा, या आप बोल रहे हैं सिर्फ सींग, तो आंसर गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज डियर एंटलर्स. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं. डैश मे हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल. अब डीप पिट्स और सर्कल में कौन सी चीज है जो उन्होंने अरेंज की? अब हमने ये देखना है, और मैंने बोला है कि एक आंसर मिल जाए तो आगे आपको बाकी आंसर्स मिलेंगे. अब हम आगे चलेंगे डियर एंटलर से. टू डिग अ मैसिव सर्कुलर डिच एंड बैंक और हेंज. डीप पिट्स dating back to that era and located within the circle may have once held a ring of timber posts according to some scholars. A ring of. अच्छा, अब ring of का क्या मतलब है? कि कोई चीज जो सर्कल में हो. ठीक है, तो डैश में हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल. सर्कल के लिए उसने वर्ड यूज किया रिंग ऑफ. आंसर क्या होगा? टिम्बर पोस्ट्स. अच्छा, अगर आप खाली टिम्बर बोलेंगे, टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, तो भी आंसर ठीक नहीं है. अगर आप खाली पोस्ट बोलेंगे तो जिस मटेरियल से पोस्ट बनी थी वो भी नहीं है. तो ये आंसर आपका होगा टिम्बर पोस्ट्स, के लकड़ी के बने हुए पिलर. पोस्ट कहते हैं पिलर को. जैसे ही आपको पिलर नजर आ रहा है दरमियान में, इसको बोलेंगे पोस्ट. राइट, टिम्बर पोस्ट्स. अच्छा, लेकिन अगर आप खाली पोस्ट्स भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप खाली एंटलर्स भी लिख दें तो भी आपका आंसर ठीक है. मतलब उन्होंने एंड पे ऑप्शन दिया होता है आंसर्स का. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से पहले देखें स्टेज 2. ब्लू स्टोन्स
from the Pelsil hills were placed in standing position. Theories about the transportation of the blue stone. अब क्या है, जो blue stone है वो कैसे लाया गया, ट्रांसपोर्टेशन यानी पुराने दौर की बात कर रहे हैं. आर्कियोलॉजिकल थीरी क्या है, बिल्डर्स यूज्ड डैश टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स. अब बिल्डर्स ने कौन सी चीज को इस्तेमाल किया स्लेजेस और रोलर्स को बनाने के लिए. अब हमने ये देखना है कि बिल्डर्स ने कौन सी चीज को इस्तेमाल किया स्लेजेस और रोलर्स को बनाने के लिए. क्लू वर्ड है आपका स्लेजेस एंड रोलर्स. वापस आए, स्लेजेस एंड रोलर्स आपको मिलेगा 4th पैराग्राफ में. ठीक है, अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं 4th पैराग्राफ से. अकॉर्डिंग टू वन लॉन्ग स्टैंडिंग थीरी अमंग आर्कियोलॉजिस्ट, स्टोनहेंजेस बिल्डर्स फैशन्ड स्लेजेस एंड रोलर्स. किस चीज के बनाए, आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स. समझ आई बात, किस चीज के बनाए, आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स. सो द राइट आंसर इज ट्री ट्रंक्स. अब ओनली ट्रंक जो है वो तो हाथी की भी होती है, तो खाली ट्रंक नहीं होगा बल्कि होगा ट्री ट्रंक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. डैश पुल्ड देम ऑन जायंट बास्केट्स. किस चीज ने उनको खींचा, डैश पुल्ड देम. अब जरा देखें, देम जो है वो वापस किस पे जा रहा है, स्लेजेस एंड रोलर्स पे. तो डैश पुल्ड देम, अब स्लेजेस और रोलर्स को किसने खींचा ऑन जायंट बास्केट्स. वापस आते हैं, सेम पैराग्राफ, पुल्ड. 4th पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे आइएगा, लिखा हुआ है ऑफ बॉल बेयरिंग. मैं बास्केट से पढ़ रहा हूं, ठीक है. 4th पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन. सो सेकंड लास्ट लाइन में हैव देम ट्रांसपोर्टिंग द ब्लू स्टोन्स विद सुपरसाइज्ड विकेट बास्केट्स ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल बेयरिंग्स एंड लॉन्ग ग्रूव प्लैंक्स हॉल्ड बाय ऑक्सन. अब हॉल का मतलब है पुल, ठीक है. पुल्ड बाय, हॉल्ड बाय, करेक्ट आंसर इज ऑक्सन. अब ये आपको पता होना चाहिए, हॉल्ड बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब है पुल्ड बाय. पुल्ड बाय, हॉल्ड बाय. अगर हॉल्ड नहीं भी समझ आता तो बाय से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस चीज ने उसको खींचा. सो दैट इज ऑक्सन. ऑक्सन पता है ना किसे कहते हैं, ये बैल को. बैल नहीं होता बड़ा, जो अक्सर गांव में भारी भारी चीजें उठाई होती हैं, जिसने उसको ऑक्सन कहते हैं. ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्सन प्लूरल है, ठीक है. जी जी, ये आपने स्कैन, जो जैसे मैं बता रहा हूं ना कि आपने यहां पे ये वाला वर्ड देखना है, यहां पे ये वाला, वो आपने स्कैन खुद करना है, ठीक है. ओके, लेट्स गो ऑन. उसके बाद है जियोलॉजिकल. हम बात कर रहे हैं थीरीज की. एक थीरी थी आर्कियोलॉजिकल, दूसरी थीरी है जियोलॉजिकल. दे वर ब्रॉट. अब दे का मतलब वापस फिर हम उधर ही जा रहे हैं, वो स्लेजेस एंड रोलर्स एंड ऑल दैट. दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय. अब वेल्स एक शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, ये यूके का एक पार्ट है वेल्स, राइट. तो वेल्स से उसको किस चीज पे लाया गया, ट्रेन पे, जहाज पे एंड ऑल दैट. अब हम देखेंगे वेल्स का वर्ड कहां पे है. लास्ट पैराग्राफ में हमें वेल्स का वर्ड मिल गया, ठीक है. So let's see, we are reading last paragraph and I'm reading it from second line. Challenging the classic image of industrious builders pushing, carting, rolling or hauling giant stones from faraway Wales. Wales आ गया, ठीक है. Some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the blue stone. अब जो blue stone है उसको लाने वाला क्या था, ग्लेशियर था, ह्यूमन नहीं थे. सो आंसर इज ग्लेशियर्स, ठीक है. सो दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय ग्लेशियर्स. स्टेज 3 में कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब हम आएंगे बिल्डर्स पे. अ थ्योरी अरोज इन द 17th सेंचुरी. अब 17th सेंचुरी हमारा क्लू वर्ड है, वहां पे एक थ्योरी जो है वो आई, क्या थी, दैट इट्स बिल्डर्स वर. इट्स का मतलब है ये जो आपका स्टोन हेंज है इसको बनाने वाले. इट्स बिल्डर्स वर सेल्टिक डैश. सेल्टिक, अब हो सकता है सेल्टिक विमेन, सेल्टिक मैन, सेल्टिक प्रिजनर्स, सेल्टिक किंग,
कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, यानी उसका ताल्लुक सेल्टिक से था, राइट. सो वी गो बैक, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे. थर्ड फेज हमने नहीं पढ़ना, सेकंड पैराग्राफ में आपको सेल्टिक मिल जाएगा. सेकंड पेज, सेकंड पैराग्राफ. बट हु वर द बिल्डर्स. अब हमें समझ आ गई कि बिल्डर्स कौन थे. अब यहां पे हमें आंसर मिलेगा. इसको कहते हैं आंसर की लोकेशन ढूंढना. पहले आपने देखते हैं आंसर की लोकेशन क्या है. लोकेशन मिलेगी तो आंसर मिलेगा. और देखिए तरतीब से जा रहे हैं, राइट. सो बट हु वर द बिल्डर्स ऑफ स्टोनहेंज इन द 17th century. Archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of Druids who had important religious, judicial and political roles in Celtic. अब वो कौन थे? Druids who had political role in Celtic. मतलब ये कि Celtic Druids. Celtic Druids. आंसर क्या होगा? Druids. DRUIDS. अब आपको नहीं पता ड्रूड्स का क्या मतलब है, लेकिन आपको आंसर मिल गया, ठीक है. सो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दैट विच यू नीड टू गेस एंड गो ऑन एंड ऑल दैट. हाँ, जो भी हो, सेल्टिक कोई सिविलाइजेशन हो सकती है, सेल्टिक सिविलाइजेशन, सेल्टिक पीपल एंड ऑल दैट. ठीक है, दैट्स ओके, नो इश्यूज. ओके, सो लेट्स गो ऑन. पर्पस. अच्छा, अब उसका पर्पस क्या है? मेनी एक्सपर्ट्स अग्री इट हैज बीन यूज्ड as a dash site. पर्पस स्टोनहेंज का क्या है कि उनको यूज किया गया एज अ डैश साइट. साइट की जगह पे वर्ड आ सकता है प्लेस, ठीक है. डैश साइट, पर्पस. अच्छा, पर्पस का वर्ड आपको मिलेगा थर्ड लास्ट पैराग्राफ में. अब आपने ये देखना है एक पैराग्राफ जिसमें उन्होंने पर्पस बताया. थर्ड लास्ट पैराग्राफ में आए, सेकंड लाइन में कॉमा के बाद लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ. मिल गया. अब ये है लोकेशन. द पर्पस ऑफ द स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट इज इवन मोर ऑफ अ मिस्ट्री. While there is consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of बरियल ग्राउंड. बरियल ग्राउंड किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड को, कब्रिस्तान को, ठीक है. फंक्शन ऑफ बरियल ग्राउंड. अब यहां पे लिख दिया फंक्शन ऑफ, और वहां पे लिखा है मेनी एक्सपर्ट्स अग्री इट हैज बीन यूज्ड एज अ बरियल साइट. की जगह पे वर्ड आ गया ग्राउंड. अब अगर आप लिखते हैं ना बरियल ग्राउंड साइट, दैट विल बी रॉन्ग. तो आंसर क्या होगा? बरियल. और ग्राउंड की जगह पे साइट का वर्ड ऑलरेडी आ चुका है. अगर साइट का वर्ड ना दिया होता तो आप लिख सकते थे बरियल ग्राउंड. 1960s it was suggested that it worked as a kind of dash. अब 1960 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मिल गया, और फिर दोबारा वर्ड आ गया काइंड ऑफ. अगर याद हो कल लिसनिंग में 2 दफा आया था, अब रीडिंग में आ गया काइंड ऑफ, स्पीशीज ऑफ, सॉर्ट ऑफ. एक और वर्ड सीख लें, काइंड ऑफ की जगह पे फॉर्म ऑफ भी आ सकता है. काइंड ऑफ, फॉर्म ऑफ. अच्छा, अब आप लोग आए लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of calendar, and it worked as a kind of calendar. Answer क्या होगा? Calendar. और स्पेलिंग ध्यान से लिखने. अगर आते भी है ना किसी वर्ड के स्पेलिंग, तो भी आपने देख के लिखने. कैलेंडर, DAR. क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी गो ऑन. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. इंटरेस्टिंग बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप. और जहां पे आपको ABC दिया हो, ट्रू फॉल्स दिया हो, स्टूडेंट्स को समझ आए ना आए तुक्का लगाने में माहिर है, और एफर्ट भी नहीं करते. अपने हिसाब से ना आंसर कहीं और होगा, वो अपने हिसाब से अच्छा कारीगर बनते हैं, और कहीं पे ट्रू लगा दिया, कहीं पे फॉल्स लगा दिया, कहीं पे नॉट गिवन. नॉट गिवन क्यों है जी? मन्नू नहीं लब्बा. तो इसका ख्याल रखना है थोड़ा, ठीक है. अच्छा, ये भी ऑर्डर में होंगे, क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे. क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द थर्ड फेज. अब वहां पे हमने थर्ड फेज का एक पैराग्राफ मिस किया था, ठीक है. अब हमें पता चल गया कि थर्ड फेज में जाके आंसर मिलेगा. ये थर्ड फेज आपको मिलेगा सेकंड पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ का पहला वर्ड लिखा हुआ है द थर्ड फेज. इसका मतलब है इसका आंसर यहां पे होगा. सबसे पहले देखने आंसर की लोकेशन क्या है. लोकेशन मिल गई तो आंसर मिल जाएगा. अच्छा, ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन
sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site. अब जरा सुने कि जो थर्ड फेज था उसमें जो सैंडस्टोन की स्लैब्स थी उनको उन्होंने दोनों जगह पे रखा, आउटर एरियाज में भी रखा और मिडल में भी. अगर तो उनको दोनों जगह पे रखा तो आंसर होगा ट्रू. अगर सिर्फ आउटर एरिया में रखा या अगर सिर्फ मिडल एरिया में रखा तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि आउटर एरिया में रखा या मिडल में रखा, कहां पे रखा, तो आंसर होगा नॉट गिवन. अब हम जाते हैं थर्ड फेज पे और देखते हैं कि जो सैंडस्टोन स्लैब्स हैं उनको कहां पे रखा. ये मैं पैराग्राफ यहां से पढ़ रहा हूं. द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन took place around 2000 BCE. At this point, sandstone slabs known as sarsians, अब वो sandstone slabs की जगह पे sarsians का word use करेगा, ठीक है, were arranged into an outer crescent or ring. outer तो हो गया, अब हमने देखना है मिडिल में भी है कि नहीं. Some were assembled into the iconic three-piece structure called trilithons that stand tall in the center of Stonehenge. अब आउटर में भी उसने बता दिया और सेंटर में भी उसने बता दिया, तो आंसर क्या होगा? ट्रू. ठीक हो गया. इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आपको आंसर समझ आएगा. Question number 10. There is scientific proof that the blue stones stood in the same spot until approximately 1600 BCE. अब अगर ब्लू स्टोन एक ही जगह पे रहे 1600 BCE तक तो आंसर होगा ट्रू. अगर उनकी लोकेशन चेंज हो गई तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि वो एक ही जगह पे रहे या उनकी लोकेशन चेंज हो गई तो आंसर होगा नॉट गिवन. अब वापस चलते हैं 1600 BCE एंड ब्लू स्टोन. सेम पैराग्राफ में आपको 1600 BCE मिल गया, ठीक है. अब यहां से मैं पढ़ रहा हूं, इसको मैं पढ़ूंगा थर्ड लास्ट लाइन से. थर्ड लास्ट लाइन पे जो फुल स्टॉप है ना वहां से. Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the blue stones in particular being repositioned multiple times. कि ब्लू स्टोन को कई दफा उन्होंने हिलाया कि अभी आप वहां पे रख दिया, फिर वहां से उधर रख दिया. repositioned multiple times. क्वेश्चन में क्या बोला? There is a scientific proof that the blue stone stood in the same place. वहां पे क्या बोला? repositioned multiple times. तो आंसर क्या होगा? false. very good. ये चीज चेक करनी है. ये चीज समझ आएगी तो रीडिंग समझ आएगी, वरना फिर अच्छा इधर देखेंगे तो false, उधर देखेंगे तो true और सामने देखेंगे तो not given. right? okay, let's go on. Question number 11. John Aubrey's claim about Stonehenge was supported by 20th century findings. अच्छा, अब अगर उसके क्लेम को 20th century की जो रिसर्च है वो सपोर्ट कर रही है, जैसे डार्विन ने कोई क्लेम किया और आज के साइंसदान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंसर होगा ट्रू. अगर वो उसके खिलाफ है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसको डिनाई कर रही है, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया तो हो जाएगा नॉट गिवन. ठीक है. अब वापस आए सेकेंड पैराग्राफ पे, आपको जॉन आउब्रे भी मिल जाएगा एंड ऑल दैट. But who were the builders of Stonehenge? In the 17th century, archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of Druids, who had important religious, judicial, and political role in Celtic society. This theory was widely popularized by the antiquarian William Stukeley, who had unearthed primitive graves at the site. Even today, people who identify as modern Druids continue to gather at Stonehenge for the summer solstice. However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before Celts inhabited the region. अब जरा वापस आएं. Question 11. John Aubrey's claim about Stonehenge was supported by 20th century findings. वापस आएं. Last line देखें. However, in the 20th century, radiocarbon dating demonstrated
The Stonehenge stood more than 1,000 years before the cells. अब जो पहले उसने बताया था 1,000 years, कार्बन डेटिंग ने बताया कि more than 1,000 years. तो अब ये जरा सोचें और बताएं कि जॉन आउब्रे का जो क्लेम था, was it supported by 20th century finding? No. 20th century finding ने कहा 1,000 years से ज्यादा था, उसने कहा 1,000 year था, तो 20th century की फाइंडिंग ने उसको सपोर्ट नहीं किया. तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. Objects discovered at Stonehenge seem to indicate, यानी Stonehenge में जो उनको चीजें मिली हैं ना, तो वो चीजें इंडिकेट करती हैं that it was constructed by a number of different groups of people. कि कुछ लोगों ने इतना काम किया, फिर अगली नस्ल ने और उस पर काम किया, फिर अगले ने किया. अगर तो ये बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ने बनाया है और जो उनको ऑब्जेक्ट्स मिले उससे ये पता चला है, तो आंसर होगा ट्रू. और अगर ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं उससे पता चला है कि एक ही कौम ने बनाया है, एक ही टाइप के लोगों ने बनाया, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन. अब आप लोग आए थर्ड पैराग्राफ पे. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे वर्ड आ गया बोन्स, टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. मतलब जो उनको वहां पे नवादरात मिले हैं ना, ये उनकी बात हो रही है. थर्ड पैराग्राफ, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. Bones, tools and the other artifacts found on the site seem to support this hypothesis. अब क्या है hypothesis? The first stage was achieved by Neolithic agrarians. कि जो पहला स्टेज थी वो Neolithic agrarian ने बनाई, who were likely to have been indigenous to the British Isle. Later it is believed groups with advanced tools and a more communal way of life left their mark. कि पहले एक और किस्म के लोगों ने बनाया, बाद में एक और लोग आए उन्होंने बनाया ऑन द साइड. सम बिलीव दैट दे वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट while others maintain that they were probably native Britons descended from the original builders. अब आए क्वेश्चन पे. Objects discovered, objects क्या मिले हैं उनको? Bones, tools and other artifacts. Objects discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people. कि पहले एक था, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप आया जो थोड़ा मॉडर्न था and all that. तो आंसर क्या होगा? True. Well done. Question number 13. Criticism of Gerald Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers. अब जो criticism है Gerald Hawkins theory का Stonehenge के बारे में has mainly come from other astronomers, कि वो जो दूसरे astronomers हैं वहां से आए हैं. अब ढूंढें astronomer का word. ओके, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, यहां पे आपको क्रिटिसिज्म का वर्ड मिलेगा एंड ऑल दैट. आई एम रीडिंग सेकेंड लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम फोर्थ लाइन. while his theory, मिल गया? Okay, while his theory has received a considerable amount of attention over the decades, critics maintain that Stonehenge's builders probably lacked the knowledge necessary to predict such events, or that England's dense cloud cover would have obscured their view of skies and all that. More recently, signs of illness and all that. कोई बात हुई इस तरह की? No, there isn't anything about astronomers and this and that. So correct answer for that is not given. All right, now we have the second passage, living with artificial intelligence. We are already living with artificial intelligence now, okay? So, powerful artificial intelligence, AI, needs to be reliably aligned with human values. Now, this is the title of the passage. Main topic is living with artificial intelligence, and then they say powerful artificial intelligence needs to be reliably aligned with human values. Like it should not go beyond human values. कि हमारी जो values हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए artificial intelligence. But does this mean AI will eventually have to police those values? कि AI जो है हमारी उन वैल्यूज़ की हिफाजत करेगी, उनको गार्ड करेगी. अब फ़र्ज़ करें आप अपने कंट्री का ट्रैफिक सिस्टम AI को दे देते हैं, टोटल AI जो है उसको वो देखेगी.
तो ये सारी चीज़ें इस पैसेज में आपको बताएंगे, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक है, हमारे रिलीजन्स के मुताबिक चलेगी, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं, फिर उसके बाद लोगों की जो एथिक्स हैं उसके मुताबिक चलेगी. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस. मज़े की चीज़ ये है कि पैसेज के ऊपर लेबल नहीं है, वरना पैसेज के ऊपर लेबल होता है ABCD. अगर पैराग्राफ्स लेबल हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टाइप बी क्वेश्चंस होंगे. टाइप बी कहते हैं वो क्वेश्चंस जहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में नहीं है. टाइप ए उनको मैं कहता हूँ जहाँ पे ऑर्डर में है. अभी हमने किया ना ट्रू फॉल्स, तो सारे ऑर्डर में आ रहे हैं, वो है टाइप ए. अगर पैसेज लेबल होगा ना तो टाइप बी होंगे, और अगर पैसेज लेबल नहीं है तो गुड न्यूज़, टाइप बी नहीं होंगे, सारे टाइप ए ही होंगे. अच्छा, अब हमारे क्वेश्चंस हैं 14 to 19. व्हाट पॉइंट डज द, ये हमारे पास है मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस के हमें 2, 4, 6 क्वेश्चंस दिए हैं. देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है. और नेक्स्ट पेज पे आए तो येस नो नॉट गिवन के 4 क्वेश्चंस दिए हैं, और उससे आगे जाएं तो 24 to 26 समरी कॉम्प्लीशन के हमें 3 क्वेश्चंस मिले हैं. अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लाइक अगर आप करना चाहें मल्टीपल चॉइस से वो कर लें, क्योंकि ये सारे टाइप ए क्वेश्चंस हैं. अगर कोई बीच में टाइप बी होता ना तो फिर आपने टाइप ए से स्टार्ट करना था और फिर आपने टाइप बी पे जाना था, ठीक है. अब हम स्टार्ट लेते हैं मल्टीपल चॉइस से. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट AI इन द फर्स्ट पैराग्राफ. कि फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहता है. अब आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ को स्किम रीड करना है, जल्दी जल्दी उसको पढ़ना है, देखना है कि राइटर जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. राइटर का पॉइंट स्टार्ट से, दिस हैज़ बीन अ डेकेड ऑफ AI विद वन एस्टॉनिशिंग फीट आफ्टर अनदर. अब जैसे आपके पास चैट GPT आ गया, फिर वो को पायलट आ गया एंड ऑल दैट, ठीक है. तो ये स्टार्ट यहां से कर रहे हैं. पैराग्राफ के मिडल में आए, क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, व्हाट इज नेक्स्ट. मिल गया. व्हाट इज नेक्स्ट. ट्रू, these prodigious accomplishments are all in so-called narrow AI where machines perform highly specialized tasks. ठीक हो गया. But many experts believe this restriction is very temporary. By mid-century we may have artificial general intelligence. ये अगली फॉर्म आ गई. एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मशीन्स दैट कैन अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस ऑन द फुल रेंज ऑफ टास्क्स दैट वी आवरसेल्व्स कैन टैकल. अब वो ये बता रहा है कि अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बाद में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगी, और 100% जो ह्यूमन का काम है वो आपकी जो मशीन्स हैं ये करेंगी. ये उसका पॉइंट है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे. अच्छा, अब ऑप्शंस में क्या करना है. पहला काम ये करना है कि कोई से 2 ऑप्शंस जो आपको लगे कि ये आंसर नहीं है, पहले उनको एलिमिनेट करना है. जैसे कल हम लिस्टिंग मल्टीपल चॉइस में कर रहे थे ना कि ये नहीं है आंसर, ये एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे. ऑप्शन ए, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ क्विकली AI विल प्रोग्रेस. नो. ऑप्शन बी, much can be learned about the use of AI in chess machines. नहीं, चेस मशीन्स के बारे में पूरा पैराग्राफ नहीं है कि जो चेस नहीं गेम होती है जिसको शतरंज बोलते हैं. अब हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए. अब यहां पे आपने ध्यान से काम करना है कि इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है. जैसे नहीं कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है. अगला प्रश्न, अगला ये. सो ऑप्शन सी, future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI. And option D, experts disagree on which specialized. experts के disagreement की कोई बात नहीं हुई कि experts agree कर रहे हैं या experts disagree कर रहे हैं. So A is wrong, B is wrong, D is wrong. अब मैं आपको बताता हूं कि C right answer क्यों है. Future is unlikely to see limitations, कि फ्यूचर में AI की कोई लिमिटेशन नहीं होगी ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ AI. वापिस आए. By the mid-century, we may have artificial general intelligence, machines that can achieve human-level performance on the full range of tasks. तो ये क्या है? Future is unlikely to see limitation. Full range of tasks का क्या मतलब है? Unlikely to see limitation, कि limitation कोई नहीं होगी.
Full range of tasks जो है will be performed by machines. C is the right option for question number 14. Yeah, okay? समझ आया? Yeah. अब आप ना बड़े हो गए ना, ये पैसेज 2 आ गया, नर्सरी से अब आप 1 में आ गए. Question number 15. What is writer doing in the second paragraph? अब हमने देखना है कि सेकंड पर देखें ऑप्शंस क्या हैं. एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग, गिविंग इंफॉर्मेशन, इंडिकेटिंग. अब हमने देखना है कि राइटर कर क्या रहा है. सेकंड पैराग्राफ पे आए. इफ सो, अब आपने जब भी पढ़ना है ना, पेंसिल फेर के पढ़ना है. उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स कर रहे हैं तो माउस का कर्सर आपने साथ साथ मूव करना है, उससे आपकी रीडिंग. अब आप एक काम करें, ऐसे पढ़ें बगैर पेन फेरे, आपकी स्पीड कम होगी. जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर पेंसिल फेरेंगे आपकी स्पीड डबल हो जाएगी. आपकी आंखें इसको फॉलो करेंगी, उससे आपकी रीडिंग स्पीड डबल हो जाएगी. ठीक है. अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ. इफ सो देयर इज लिटिल रीजन टू थिंक इट विल स्टॉप देयर. Machines will be free of many of the physical constraints on human intelligence. Our brains run at slow biochemical processing speed on the power of a light bulb. And their size is restricted by the dimensions of the human birth canal. अब वो क्या कर रहे हैं, इंसानी ब्रेन की restrictions, limitations बता रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो स्लो काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तेज काम करेगी, एंड ऑल दैट. मशीन्स विल बी फ्री ऑफ मैनी ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस. यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स के साथ कंपेयर करके जो ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस हैं वो बता रहे हैं, और उसका साइज. नाउ लेट्स गो बैक. Question number 15. What is the writer doing in second paragraph? Option A, explaining why machines will be able to outperform human. Okay. Option B, describing the characteristics that humans and machines share. अच्छा, characteristics बताएं लेकिन share की कोई बात नहीं बताई. B नहीं है. C, giving information about the development of machine intelligence. Machine intelligence कब develop हुई, किसने develop की, नहीं. ठीक है. Option D, indicating which aspects of humans are most advanced. उसने सिर्फ ये बताया कि लाइट बल्ब की तरह, लेकिन मोस्ट एडवांस्ड के बारे में नहीं बताया. करेक्ट आंसर इज ए, एक्सप्लेनिंग व्हाई मशीन्स विल बी एबल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन. और वो कहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जब वो बोल रहे हैं ना, मशीन्स विल बी फ्री ऑफ many of the physical constraints on human intelligence. फिर बताता है our brain runs at slow biochemical processing speed on the power of a light bulb. ठीक है, and all that. Okay, question number 16 पे आ जाएं. Why does the writer mention the story of King Midas? अब King Midas की वो कहानी सुना रहा है, क्यों? मतलब उसका पर्पस क्या है कहानी सुनाने का? नहीं, आपको कोई कहानी सुनाते हैं, उसके बाद एंड पे पर्पस निकलता है जी लालच बुरी बला है, कि लालच नहीं करना आपने. ठीक है. तो किंग मिडास की जो कहानी सुना रहा है उसका पर्पस क्या है? ओके, ये किंग मिडास आपको कहां पे मिलेगा? थर्ड पैराग्राफ में. ऑल राइट. अब उसकी उसने कहानी शानी सुनाई है. हम इसको पढ़ते हैं फोर्थ लास्ट लाइन में जो फुल स्टॉप है, बट द मोर पावरफुल. मिल गया सबको? सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, fourth last line, but the more powerful AI becomes, the more important it will be to specify its goals with great care. Folklore कहते हैं कहानी को. अब कहानी आ रही है. Folklore is full of tales of people who ask for the wrong thing with disastrous consequences. King Midas, for example. अब वो क्या बता रहा है कि कहानियां भरी हुई हैं लोगों की who ask for the wrong thing, जिन्होंने गलत चीज मांग ली, यानी उनको चाहिए कुछ और था, मांग उन्होंने कुछ और लिया. King Midas, for example, might have wished that everything he touched turned to gold, but didn't really intend this to apply to his breakfast. वो नहीं था एक बादशाह, उसने कहा जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए. अब उसने कहा कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए, पानी भी सोना बन गया, खाना भी, और बेचारा फिर भूख से मर गया. जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था वो सोना बन जाती थी. तो वो कह रहा है कि मतलब अगर आपने किसी जिन को भी ऑर्डर करना है तो उसको समझा के ऑर्डर करना है कि खाना पीना नहीं. ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन सही देनी है. बट डिडंट रियली इंटेंड दिस टू अप्लाई टू हिज ब्रेकफास्ट. यानी वो बादशाह ये नहीं चाहता था कि मेरा नाश्ता भी सोने का बन जाए. अब चलते हैं वापस. किंग मिडास की उसने में कहानी सुनाई. टू कंपेयर डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोग्रेस.
Visions of progress, different visions. He didn't talk about different visions. Option B, to illustrate that poorly defined objectives can go wrong. Option C, emphasize the need for cooperation. नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है ना, इस तरह के दो ऑप्शंस तो आपने सबसे पहले निकालने. ऑप्शन डी, पॉइंट आउट फाइनेंशियल एडवांटेजेस ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी नहीं. अब आए वापस ऑप्शन ए पे, कंपेयर डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोग्रेस. ही डिड नॉट कंपेयर देम, कंपैरिजन नहीं दिया हुआ कि एक विजन प्रोग्रेस का ये है, एक विजन ये है. उसने सिर्फ जो कहानी किंग मिडास की सुनाई है वो ये कि उसको इंस्ट्रक्शन सही देनी चाहिए थी. ऑप्शन बी, टू इलिस्ट्रेट दैट पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन गो रॉन्ग. अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए. वो बेचारा ना खा सका ना पी सका और भूख से मर गया. वो कहानी है, ऐसा सच में नहीं होता. ठीक है, ऑल राइट, बी इज द राइट आंसर. Question number 17, what challenge does the writer refer to in the fourth paragraph? अब fourth paragraph में writer एक challenge बताता है. Challenge कहते हैं difficulty को. Fourth paragraph, 1, 2, 3, 4. Okay. Yes. What challenge does the writer refer to in the fourth paragraph? Okay. So we need to create powerful AI machines. अब हमने फोकस करना है चैलेंज पे. Powerful AI machines that are human friendly, that have goals reliably aligned with our own values. Okay, यानी human friendly भी हो, ये ना हो कि मशीन ही बंदे मार दे. Okay, yeah. One thing that makes this task difficult. अब चैलेंज की बात हो रही है, ठीक है? तो चैलेंज क्या है? Make this task difficult is that we are far from reliably human friendly ourselves. कि हम लोग तो खुद भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है. बात समझ रहे हैं ना? कोई खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत में है तो हम कहेंगे अच्छा है, इसको ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ, राइट? सो ह्यूमन फ्रेंडली आवरसेल्फ, वी डू मेनी टेरिबल थिंग्स टू ईच अदर. यानी ये जंगें लड़ी जा रही हैं, इंसान एक दूसरे के साथ कब फ्रेंडली है. एंड टू मेनी अदर क्रीचर्स विद होम वी शेयर द प्लैनेट, कि जो दूसरी क्रीचर्स हैं, जानवर हैं, हम उनके साथ भी फ्रेंडली नहीं है. इफ सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं, डू नॉट डू अ लॉट बेटर देन अस, वी विल बी इन डीप ट्रबल. तो डीप ट्रबल किस वजह से होंगे? कि हम लोग तो खुद अपने ऊपर भी फ्रेंडली नहीं है. इफ सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स डू नॉट डू अ लॉट बेटर देन अस, वी विल बी इन डीप ट्रबल. वी विल हैव पावरफुल न्यू इंटेलिजेंस एम्प्लीफाइंग द डार्क साइड्स ऑफ आवर ओन fallible natures. Now let's come back. What challenge does the writer refer to in the fourth paragraph? वही फ्रेंडलीनेस को ज़हन में रखना है कि हम लोग खुद नहीं है तो मशीन्स को हमसे बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा. ऑप्शन ए, encouraging humans to behave in a more principled way. Not at all. वो इनकरेज नहीं कर रहा कि जी इंसान बनो सारे और अच्छी तरह एक दूसरे के साथ सलूक करो. नो. ऑप्शन बी, डिसाइडिंग विच वैल्यू वी वॉन्ट AI टू शेयर विद अस. अब किसी एक वैल्यू की बात नहीं हुई. हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि AI को हमारे साथ ये वाली वैल्यू शेयर करनी चाहिए. इट्स नॉट दैट. ऑप्शन सी, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल क्रीचर्स ऑन द प्लेनेट. उसने बात की है कि जो जिन क्रीचर के साथ हम प्लेनेट शेयर करते हैं, हम तो उनके साथ भी फ्रेंडली नहीं है. लेकिन ये क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड, देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट. ठीक है. ऑप्शन डी, इंश्योरिंग AI इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली देन वी आर आवरसेल्व्स. कि जितने हम अपने साथ फ्रेंडली हैं उससे ज्यादा उसको फ्रेंडली होना पड़ेगा तो गुजारा होगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 18. What does the writer suggest about the future of AI in the fifth paragraph? अब पांचवें पैराग्राफ में future of AI 1, 2, 3, 4 and 5. ये पहला पैराग्राफ है सेकंड पेज का. For safety's sake, then, we want the machines to be ethically as well as cognitively superhuman. ठीक हो गया? We want them to aim for the moral high grounds, not for the troughs in which many of us spend some of our time. यानी machines को हम क्या चाहते हैं? We want them to aim for the moral high grounds. यानी मोरालिटी में बेहतर हो. Not for the troughs in which many of us spend some of our time. Luckily, they will be smart enough for the job. देखा क्या मतलब है? Machines. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स. इफ देयर आर रूट्स
to the moral high ground, they will be better than us at finding them and steering us in the right direction. ठीक हो गया. अब इसको जहन में रखते हुए वापस आते हैं क्वेश्चन पे. व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI इन द 5th पैराग्राफ? द सेफ्टी ऑफ मशीन्स विल बिकम अ की इशू. मशीन्स की सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं हुई कि जी वो की इशू होगा, तो ए को तो निकाल दें. इट इज हार्ड टू नो व्हाट इंपैक्ट मशीन्स विल हैव ऑन द वर्ल्ड. नो, ही डिडंट मेंशन एनीथिंग. अब ए और बी निकल गया. अब आपने यानी जब दो ऑप्शंस या एक ऑप्शन निकाल दिया, अब आपने और ज्यादा केयरफुल होना है. मशीन्स विल बी सुपीरियर टू ह्यूमंस इन सर्टन रिस्पेक्ट्स, और many humans will oppose machines having a wider role. Humans will oppose machine. पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं बताया कि इंसान जो है मशीन के खिलाफ जाएंगे and all that. Correct answer is machines will be superior to humans in certain respects. वापिस आएं. We want them to aim for the moral high ground. अब वो जो certain aspect है वो कौन सा है? Moral high ground. ठीक है? Not for the troughs in which many of us spend some of our time. So correct answer for 18 is C. Question number 19. Which of the following best summarizes the writer's argument in the 6th paragraph? कि 6th पैराग्राफ में कौन सी चीज है जो राइटर के आर्ग्यूमेंट को समराइज करती है? ये 6th पैराग्राफ हमारे सामने. However, there are two big problems. मिल गया? Okay. However, there are two big problems with this utopian vision. One is how we get the machines started on the journey. Okay. The other is ये हो गया. Third line पे आए. The getting started problem is that we need to tell the machines what they are looking for with sufficient clarity. That we can be confident they will find it whatever it actually turns out to be. अच्छा जी. This will not be easy. Want का मतलब है will not. This will not be easy given that we are tribal creatures and conflicted about the ideals ourselves. कि हम जो है ना ट्राइबल लोग हैं, कौम में रहने वाले लोग हैं, कि ये जो है ना ये फलां कौम है, ये फलां कौम है and all that. We often ignore the suffering of strangers. कि खुदा ना खास्ता किसी की सफरिंग को हम लोग इग्नोर करते हैं and even contribute to it at least indirectly, कि हम उनकी सफरिंग में इजाफा कर देते हैं. How then we point machines in the direction of something better? Right? This is what he says. Now we come to the point. Which of the following best summarizes writer's argument? वो ये कह रहा है कि हम लोग ट्राइबल लोग हैं. एक ट्राइब का जो लोग हैं वो आपस में दोस्त हैं, दूसरा ट्राइब उनका दुश्मन है, और दूसरों की जो सफरिंग है हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इजाफा करते हैं. सो लेट्स सी. ऑप्शन ए, more intelligent machines will result in greater abuses of power. Power abuse की बात नहीं हुई. Abuses of power का मतलब है पावर को गलत इस्तेमाल करना. Option B, machine learning will share very few features with human learning. No, machine learning and human learning and very few features. No. Option C, there are a limited number of people with the knowledge to program machines. लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की कोई बात नहीं. दोबारा देखें पैराग्राफ को कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होंगे जिनके पास नॉलेज होगा कि मशीन को प्रोग्राम कैसे करना है, यानी सॉफ्टवेयर कैसे उसमें ऐड करना है. ऑप्शन डी, ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स विल मेक क्रिएटिंग द मशीन्स वी नीड मोर डिफिकल्ट. अब ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स क्या है? कि हम दूसरों की सफरिंग को बढ़ाते हैं. वी आर ट्राइबल पीपल. एक ट्राइब के लोग ठीक है, दूसरा ट्राइब उनका दुश्मन है. Right? So human shortcomings will make creating the machines we need more difficult. Question number 19, correct answer is D. Alright, now we've got questions 20 to 23. Do the following statements agree with the claims of the writer? अच्छा, अब yes no not given में क्या होता है? राइटर का क्लेम होता है, राइटर का दावा. आपने देखना होता है पैसेज के मुताबिक कि ऑप्शंस yes है, नो है या फिर नॉट गिवन है. और येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो कॉमन मिस्टेक है वो कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स येस नो की जगह पे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं और ट्रू फॉल्स की जगह पे येस नो लिख देते हैं, और इस तरह से आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. ठीक है, इसका ख्याल रखना है.
अच्छा, ये 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है, एक ही ऑर्डर में. क्वेश्चन नंबर 20, machines with the ability to make moral decisions may prevent us from promoting the interests of our communities. अब जो machines हैं जिनमें ability है moral decisions करने की, may prevent us, ये मशीनें हमें रोकेंगी from promoting the interests of our community, कि हम अपनी community का जो interest है उसको हम कम करें, from promoting the interests of our community. Come back. अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो लास्ट 4-5 पैराग्राफ्स हैं वो भी खाली हैं, बाकी तो हमने पढ़ लिए ना. मतलब ये 14 से लेकर जो 19 का आपने आंसर किया है, हर एक एक पैराग्राफ को आपने ऑलरेडी टच कर लिया. अब ये जो आपके लास्ट 1 2 3 4 लास्ट 5 पैराग्राफ्स हैं ये अनटच्ड हैं. अब आपने इनको टच करना है. ये आंसर अब आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो सब लोग आए मिडल पैसेज पे, थर्ड पैराग्राफ, सेकेंड पेज, थर्ड पैराग्राफ. ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मशीन्स विद द एबिलिटी टू मेक मॉरल डिसीजंस मे प्रिवेंट अस फ्रॉम प्रमोटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ आवर कम्युनिटी. तो ये मैं मिडिल पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, प्लीज फॉलो मी. एज फॉर द डेस्टिनेशन प्रॉब्लम, मिल गया. As for the destination problem, we might, by putting ourselves in the hands of these moral guides and gatekeepers, be sacrificing our own autonomy, an important part of what makes us human. Machines, अब ये ध्यान से पढ़ना है, machines who are better than us at sticking to the moral high ground may be expected to discourage some of the lapses we presently take for granted. We might lose our freedom to discriminate in favor of our own communities, for example. क्या बोल रहे हैं? We might lose our freedom to discriminate in the favor of our own communities, for example. कि हम ये इसको खो देंगे. Question number 20. Machines with the ability to make moral decisions may prevent us. May prevent us की जगह पे लिखा है we might lose our freedom. May prevent us from promoting the interests of our own community. Answer is yes. Well done. यानी अब मशीन ने ये नहीं देखना कि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, इसको फेवर मिलनी चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. सिलिकॉन पुलिस वुड नीड टू एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव. कि सिलिकॉन पुलिस के नंबर ज्यादा होने चाहिए एक्टिव होने के लिए. यानी अब अगर फर्ज करें पुलिस का नंबर है 500, तो वो 5000 होगा तो वो इफेक्टिव होंगे, वरना नहीं होंगे. अब आप ढूंढे सिलिकॉन पुलिस. वेल डन. अगले पैराग्राफ में सिलिकॉन पुलिस का आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है. सो लॉस ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है और सिलिकॉन पुलिस आपको मिलेगी थर्ड लाइन में, फोर्थ लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. But are we ready for ethical silicon police limiting our options? They might be so good. They का मतलब है silicon police. They might be so good at doing it that we won't notice them. But few of us are likely to welcome such a future. अब बताएं, कहीं पे दिया हुआ है कि silicon police की अगर तादाद ज्यादा होगी तो वो इफेक्टिव होंगे, तो आंसर क्या होगा? Not given. ठीक हो गया. Question number 22. Many people are comfortable with the prospect of their independence being restricted by machines. अब जरा सुने कि लोग कंफर्टेबल हैं कि हमारी आज़ादी जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. अगर तो लोग कंफर्टेबल हैं तो आंसर होगा yes. लेकिन अब आप खुद सोचें, आप कंफर्टेबल होंगे कि मशीन्स जो है आप पे, रोबोट जो है आपको थप्पड़ मारता है, पीछे करो गाड़ी, ये करो एंड ऑल दैट. ओके, सो मेनी ऑफ पीपल आर, अगर मेनी पीपल आर कंफर्टेबल आंसर होगा यस. अगर सम पीपल आर कंफर्टेबल या माइनॉरिटी ऑफ पीपल आर कंफर्टेबल आंसर होगा नो. और अगर नहीं बताया कि मेजॉरिटी कंफर्टेबल है या माइनॉरिटी है तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. क्या नहीं बताया? हाँ, तो भी नॉट गिवन होगा. अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं बताया तो नॉट गिवन. सो लेट्स गो बैक. ओके, ये आंसर आपको मिलेगा फोर्थ लास्ट पैराग्राफ में. लॉस ऑफ फ्रीडम मिल गया. लॉस ऑफ फ्रीडम टू बिहेव बैडली isn't always a bad thing, of course. Denying ourselves the freedom to put children to work in factories or
to smoke in restaurants are signs of progress. Okay. But are we ready for ethical Silicon police limiting our options? They might be so good at doing it but we will not notice them. But few of us are likely to welcome such a future. कितने लोग comfortable हैं? Few of us are likely to welcome such a future. वापिस आए क्वेश्चन पे. Many people are comfortable. नहीं, क्या बोल रहे हैं? Few of us are likely to welcome. Welcome का मतलब है comfortable. तो many people comfortable नहीं है, few people comfortable है, तो आंसर क्या होगा? No. ठीक हो गया? Question number 23. If we want to ensure that machines act in our best interest, कि machines जो है हमारे फायदे में काम करें, we all need to work together. हम सबको इकट्ठे मिलके काम करना होगा. All right. So let's see. If we want to ensure that machines act in our best interest, we'll have to work together. Okay. Now please come to second last paragraph. We have a new powerful technology to deal with itself literally. Okay. So a new way of thinking. For our own safety, we need to point these new thinkers in the right direction and get them to act well for us. It is not yet clear whether this is possible, but if it is, it will require a cooperative spirit. क्या मतलब है? We will have to work together, cooperative spirit and a willingness to set aside self-interest. यानी कि हम सबको मिलके काम करना होगा और उसके लिए क्या आया? Cooperative spirit. वापस आए क्वेश्चन पे. If we want to ensure that machines act in our best interest, we all need to work together. और we all need to work together की जगह आ गया. But if it is, it will require a cooperative spirit. आंसर क्या होगा? Yes. Well done. Okay. Okay, questions 24 to 26. Complete the summary using the list of phrases. अब phrases नीचे दी हुई हैं, आपने summary को complete करना है और ये भी टाइप ए है. टाइप ए का मतलब है क्वेश्चंस और आंसर्स आपको एक ही ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है. लेकिन अब करना क्या है, पहले आपने पैसेज में वर्ड ढूंढना है, फिर उस वर्ड का सिनोनिम यहाँ पे चेक करना है और वो जो लेबल है ना ABCDEF, वो आपका आंसर होगा. यूजिंग AI इन द UK हेल्थ केयर. अब जरा देखते हैं UK हेल्थ केयर के बारे में कहाँ पे बात हो रही है. यूजिंग AI इन द UK हेल्थ केयर. ओके, ये आ गया जी आपका थर्ड लास्ट पैराग्राफ, ठीक है. अब गुड न्यूज इज ये सारे के सारे आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी टाइप ए है ना, ऑर्डर में चल रहा है, राइट. तो ये सारे आंसर्स, क्योंकि हमने सेकंड लास्ट पैराग्राफ में से 23 का आंसर निकाला है, शॉर्ट पैराग्राफ है, वहां पे तो होगा नहीं, तो ये या फिर लास्ट पैराग्राफ साथ अटैच होगा. अच्छा जी. Using AI in the UK healthcare system. AI currently has a limited role in the way dash are allocated in the health service. अब कौन सी चीज है जो allocate की जाती है जिसमें AI का अभी currently रोल चल रहा है. allocate कहते हैं कोई चीज किसी को देना, allocate करना कि जी आपके लिए ये चीज है, आपके लिए ये चीज है. तो कौन सी चीज है जो allocate की जाती है. So let's go on. मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ यूके वाला. These issues might seem far-fetched, but they are to some extent already here. AI already has some input into how resources are used in our national health service. How resources are used. Resources are used का मतलब है resources are allocated. ठीक हो गया. अब resources का वर्ड ढूंढें जाके ABCDEF में. C अवेलेबल रिसोर्सेज. तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? C. अब गलती से भी अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं लिख देना. आंसर शीट जब भी वो लेबल कर देते हैं ना, तो लेबल का मतलब ही ये है कि आपने वो लेबल यूज करना है. सो करेक्ट आंसर इज C अवेलेबल रिसोर्सेज. लेकिन आपने ब्लैंक में जो लिखना है आपने C लिखना है. अच्छा जी, आगे चलते हैं.
The positive aspect of AI having a bigger role is that it would be more efficient and lead to patient benefits. However, such a change would result, for example, in certain dash not having their current level of dash. अब ये दोनों आंसर्स इकट्ठे आएंगे. In certain dash not having their current level of dash. Now let's go back. Certain की जगह पे आमतौर पे यूज करते हैं e.g. फॉर एग्जाम्पल certain. अच्छा, ये मैं थर्ड लास्ट पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं थर्ड लास्ट लाइन से. However, we'd be depriving some humans. For example, senior doctors. अब certain dash का मतलब है certain की जगह पे आ गया senior doctors. अब जरा वापस जाएं, senior doctors के लिए देखें कौन सा वर्ड आ रहा है. ABCD में देखें, मेडिकल प्रैक्टिशनर. देखें, स्पेशलाइज्ड टास्क है, डॉक्टर्स नहीं है. हमने देखते हैं सीनियर डॉक्टर्स. रिड्यूस्ड इलनेस भी नहीं है, प्रोफेशनल अथॉरिटी भी नहीं है, अवेलेबल रिसोर्सेज हमने यूज कर लिया है. टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो है वो डॉक्टर थोड़ी होंगे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ए आंसर हो जाए, यानी सीनियर डॉक्टर के लिए सिनोनिम क्या आ गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. आंसर इज ए. अच्छा, लेवल ऑफ डैश. अब यहीं पे आंसर अगला भी मिलेगा. सीनियर डॉक्टर्स ऑफ द कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय. द कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय का क्या मतलब है, लेवल ऑफ कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय. कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय का मतलब है कि लेवल ऑफ कंट्रोल दे प्रेजेंटली इंजॉय. अब देखें जरा कंट्रोल के लिए कोई वर्ड. ओके, प्रोफेशनल अथॉरिटी, कंट्रोल और अथॉरिटी. ठीक हो गया. सो करेक्ट आंसर फॉर 26 इज ए. और ये तीनों आंसर्स इसी ऑर्डर में लिखने हैं वरना सारा गलत हो जाएगा. 24 का सी, 25 का ए और 26 का ई. क्लियर हो गया. चलें, दैट्स ग्रेट. ओके, एक पैसेज रह गया. अब ये है टफेस्ट पैसेज, यानी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे लिस्टिंग में था ना, पार्ट 1, 2, 3, 4. अब ये फोर्थ. अब यहाँ पे आपकी एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज. अब एक तो था ना वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड समझना है. अब यहाँ पे उसको समझ के उसको इंटरप्रेट करना है कि अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है. वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा, एडवांस्ड इंग्लिश. एन आइडियल सिटी. अब टाइटल है आइडियल सिटी का. लियोनार्डो दा विंची's ideal city was centuries ahead of its time. कि लियोनार्डो दा विंची ने जो आइडियल सिटी का आइडिया दिया था पास्ट में, वो उस दौर से कई सदियों बाद तक भी कारामद रहा. मतलब आज भी जो है उसका आइडियल सिटी जो है उसको. अब ये एक काम आप और भी कर सकते हैं. आपने स्टोनहेंज को पढ़ा, आपको नहीं पता स्टोनहेंज क्या है, आप जाएं यूट्यूब में जाके स्टोनहेंज पे कोई 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देख लें, दोबारा कभी स्टोनहेंज का टॉपिक आ गया आपको इशू नहीं होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने पढ़ा, उस पे यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री देख लें. अब ये आइडियल सिटी लियोनार्डो दा विंची लिखें, उसकी एक बायोग्राफी आ जाएगी 10-15 मिनट की, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या. तो जितने भी इस तरह के टॉपिक्स हैं ना, इस पे जो आपके लेजरली आवर्स होते हैं, जो आप सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपकी नॉलेज भी बेहतर होगी और ये आइल्स आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे भी देखिए नंबरिंग नहीं है, 1, 2, 3, 4 नहीं है. इसका मतलब है कि टाइप बी यहाँ पे भी नहीं होगा. ठीक है, क्वेश्चंस हैं 27 to 33, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. उसके बाद है 34 to 40, 1 वर्ड ओनली. अब बताएं कहां से शुरू करें. 1 वर्ड ओनली से स्टार्ट करें. 1 वर्ड ओनली में 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं. इसका मतलब है 3 पैसेज में 3 लोकेशंस हैं जहां पे ये आंसर मिलेंगे. इसके बाद आ जाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे और कहानी खत्म. सो कंप्लीट द समरी बिलो, चूज 1 वर्ड ओनली. हमेशा याद रखें ये जो है ना कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस, ये सबसे आसान है. तो जब भी आपको ये मिले, जिस भी पैसेज में मिले, आपने सबसे पहले वो करना है. अब ये जो टेस्ट है इसका पार्ट 3 मुश्किल नहीं है. क्यों मुश्किल नहीं है, दोनों टाइप ए क्वेश्चंस हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट. ये बेसिकली पार्ट 1 में होता है. और ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं, हम लेटेस्ट जो बुक है ना आईएलटीएस की, उसमें से कर रहे हैं, बुक नंबर 18 जो अभी पब्लिश हुई है. ठीक है, सो एनीवेज, लियोनार्डो दा विंची's आइडियल सिटी
A collection of Leonardo da Vinci's paperwork reveals his design of a new city beside the Ticino River. अब ये Ticino River हमारा क्लू वर्ड होगा. वापस आएं जरा ढूंढें Ticino River कहाँ पे है. 1 2 3 4 5th पैराग्राफ में आपको Ticino River मिल जाना चाहिए. मिल गया? Ticino River मिल गया जी आपको ये 4th लाइन में. अब ये आपने लोकेशन ढूंढ ली कि आंसर यहां पे है. पहले लोकेशन ढूंढनी है. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को. Ticino River. This was to provide. A collection of Leonardo da Vinci paperwork reveals his design of a new city beside the Ticino River. This का मतलब है जो उसका new city है. This was to provide better dash for trade. अब ट्रेड के लिए कोई बेहतर चीज. वापिस आए. ट्रेड के लिए कोई बेहतर चीज. मैं टिसिनो रिवर से आगे पढ़ रहा हूं. मिल गया? ओके, पैसेज पे आ जाएं. विच रन्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड इनटू इटली and is 248 kilometers long. He designed the city for the easy transport of goods and clean urban spaces. Easy transport of goods. Goods किसे कहते हैं? चीजों को. Easy transport of goods. Question क्या है? This was to provide better transport for trade. Better की जगह पे word क्या आ गया? Easy. Easy transport of goods, better transport for trade and all that. So correct answer is transport. और trade की जगह पे word आ गया goods. और better की जगह पे word आ गया easy. So answer is transport. अच्छा, इसके बाद आपका पैसेज जो है थोड़ा सा चल रहा है. अब मैं क्वेश्चन 35 पे आता हूं. They included features. अब हम शहर की बात कर रहे हैं. They included features that can be seen in some tower blocks today. Some tower blocks today कि आज के जो tower blocks हैं वो feature आपको उसमें भी नजर आएंगे. Such as dash on the exterior of a building. अब जरा ढूंढें tower blocks today and all that. और मैंने बोला कि answers जो हैं वो order में होंगे. Tower blocks today, exterior. Second page पे आएं. Second page पे आए. First paragraph, third line after full stop. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. इसको start से पढ़ते हैं. His plan for a modern and rational city were consistent with Renaissance ideals, but in keeping with his personality, Leonardo included several innovations in his urban design. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. This design can be seen in some of today's high-rise buildings. अब ये today's high-rise building में दिखाई देता है. आंसर क्या होगा? Linked with vertical outdoor. अब वापस आएं. Outdoor के लिए क्या वर्ड आ गया? Exterior of a building. तो आंसर क्या होगा? Linked with vertical outdoor staircases. So what is the answer? Answer is staircases. Exactly. Okay. They included features that can be seen in some tower blocks today, such as staircases on the exterior of a building. Question number 36. Leonardo da Vinci wasn't only an architect. His expertise in dash was evident in his plans for artificial canals. कि वो सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं था, और क्या था? एक और प्रोफेशन. कैनाल्स जब उसने बनाई तो कौन सा एक और प्रोफेशन है जो उसका दिखाई दिया? हाँ जी, सेकेंड पैराग्राफ. और इसको हम पढ़ेंगे लाइक वाइल इन दी अपर लेयर्स. कैनाल का वर्ड हमने देख रहे हैं जब कैनाल, ये आपको मिलेगा थर्ड लाइन में. अच्छा, सेकंड पैराग्राफ को मैं थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूं. बट द ट्रू ओरिजिनलिटी, मिल गया? बट द ट्रू ओरिजिनलिटी ऑफ लियोनार्डोज विजन वॉज इट्स फ्यूजन ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. कि ना सिर्फ वो आर्किटेक्ट था बल्कि वो इंजीनियर भी था, इंजीनियरिंग. सो क्वेश्चन क्या है? लियोनार्डो डा विंची wasn't only an architect, his expertise in engineering. Correct answer is engineering. Okay,
आगे केनाल के बाद नेक्स्ट चलते हैं. ही ऑल्सो बिलीव दैट द हाइट ऑफ हाउस शुड रिलेट टू द विड्थ ऑफ स्ट्रीट्स in the case earthquakes occurred. The design of many cities in Italy today follow this. जो उसने बनाया था ना कि घर की जो ऊंचाई है ना, जो गली है उससे उसके मुताबिक होनी चाहिए, और ये जो प्रिंसिपल है इसको अभी भी इटली में माना जाता है. अब इटली पे आइएगा एंड वी सी वेयर द आंसर इज. सेम पैराग्राफ. अच्छा जी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ थर्ड लास्ट लाइन से. सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पेज पे, थर्ड लास्ट लाइन. Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent houses, a rule still followed in many contemporary cities across Italy. क्या होगा आंसर? इस लाइन में आंसर है a rule still followed in many contemporary cities across Italy. Rule. Well done. Exactly. Answer is rule. The design of many cities in Italy today follows this rule. क्या है? A rule still followed. Follows this rule. A rule still followed in many contemporary cities across Italy. Answer is rule. Question number 38. While some cities from dash times. अब ये कोई past का time है. Some cities from dash times have aspects that can also be found in Leonardo's design. Okay. Second last paragraph. Although some of these features existed in Roman cities before Leonardo's drawings. तो question क्या है? While some cities from Roman times have aspects that can also be found in Leonardo's design. तो आंसर क्या होगा? रोमन. रोमन टाइम्स, और वहां पे बोला रोमन सिटीज. रोमन, ROMAN. Okay, let's go on. Question number 39. Okay, his ideas weren't put into practice until long after his death. Dash is one example of a city. अब ये शहर का नाम होगा. Dash is one example of a city that was redesigned in the 19th century in the way that Leonardo had envisaged. तो कौन सा शहर है? वापिस आए, same paragraph, second last paragraph, and I'm going to read it from this line. For example, from third line after full stop. Second last paragraph, third line after full stop. For example, the subdivision of the city by function with services and infrastructure located in the lower levels and wide and well ventilated boulevard and walkways above the residence is an idea that can be found in George Eugene Haussmann's renovation of Paris under Emperor Napoleon III between 1853 and 1870. कौन सा शहर है? Paris. That's right. Okay, so let's go on. In the 19th century, in the way that Leonardo had envisaged his ideals, question number 40. His ideas also relevant to today's world, where building dash no longer seems to be the best approach. Building dash is not the best approach. Last paragraph. Today, Leonardo's ideas are not simply valid, they actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city built upward instead of outwards, integrated with nature, especially water system. So built upward instead of outward. Outward का क्या मतलब है? ये हमारा 4 कनाल का घर है. Outward. Upward का क्या मतलब है? 4 मरले में 4 मंजिलें हैं. That is upward. ठीक है, तो अभी भी क्या है? Upward. अब देखें ना अपने घर जो बन रहे हैं and all that. So what's the question? The question is, his ideas are also relevant to today's world where building dash no longer seems to be the best approach. क्या है? Building outwards no longer seem to be the best approach. कैसे पता चला no longer seem to be the best approach? बोल रहे हैं built upward instead of outward. ठीक है? Upward instead of outward and all that. So question number 40, correct answer is
outwards. पूरा लिखेंगे OUTWARDS, right? Okay. All right. Now, finally, we are left with questions 27 to 33. True, false, not given. So, question number 27. अच्छा, अब ये जहाँ से 34 ऑनवर्ड्स मिला था ना, अब हम उससे पीछे जाएंगे. ठीक है, वो ऑर्डर में हो गया, हमने सारा पैसेज देख लिया, अब ये उससे पीछे होंगे. People first referred to Leonardo da Vinci as genius 500 years ago. अब अगर 500 साल पहले लोगों ने लियोनार्डो डा विंची को जीनियस बोला तो ट्रू, अगर कम या ज्यादा पे बोला तो फॉल्स, और अगर नहीं बताया कब बोला तो नॉट गिवन. वापिस आए फर्स्ट पैराग्राफ पे. 500 थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, 500 years have passed since Leonardo died in his home at Chateau du Clos Lucé outside Tours, France. आप कहीं पे लिखा हुआ है कि 500 साल पहले लोगों ने उसको जीनियस बोला, सिर्फ ये बताया कि 500 साल हो गए हैं उसको मरे हुए. तो जीनियस कब बोला, क्या बोला, उसके बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन. तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन. ठीक है, आप देख लें पहला क्वेश्चन भी नॉट गिवन हो सकता है. क्या दिया हुआ है? हाँ, लेकिन इसका लिंक 500 इयर्स के साथ नहीं है. देखें क्या दिया हुआ है. द वर्ड जीनियस इज यूनिवर्सली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ लियोनार्डो डा विंची, दैट्स इट. लेकिन अब इसका कोई कनेक्शन कि 500 साल पहले लोगों ने उसको जीनियस बोला या उसके बाद बोला, देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दैट. वो एक अलग सेंटेंस है, फुल स्टॉप आ गया. अब ये एक अलग सेंटेंस है, 500 इयर्स को उसने कनेक्ट किया है, उसको मरे हुए 500 साल हो गए. ठीक है, तो आंसर इज नॉट गिवन. Question number 28. The current climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague. कि अभी जो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस है ना, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो प्रिडिक्शन ये है कि इससे ज़्यादा लोग मरेंगे प्लेग की निस्बत. प्लेग कहते हैं ताउन को, कि जो जैसे नहीं अभी ये हमारा ये कोरोना था एंड ऑल दैट, तो उससे ज़्यादा लोग क्लाइमेट चेंज से मरेंगे, क्लाइमेट क्राइसिस से. अब वापस जाते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, प्लेग, और इसको देखते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में आपको प्लेग का वर्ड मिला है. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिव है कि क्लाइमेट क्राइसिस से ज़्यादा लोग मरेंगे प्लेग की निस्बत. अगर तो कंपैरिजन दिया हुआ है तो हमने ये देखना है. सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, Renaissance marked the transition from 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across. Plague से कितने लोग मरे? 200 million deaths across Europe and Asia. Today the world is on the cusp of climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and deaths if left unaddressed. अब देखें यहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस को प्लेग के साथ कोई कंपैरिजन दिया, प्लेग का अलग बता दिया, बात वहीं पे खत्म हो गई. अगली बात उसने की क्लाइमेट क्राइसिस की, देन एज नाउ रेडिकल सॉल्यूशंस वर कॉल्ड एंड ऑल दैट. अब वापस आए क्वेश्चन पे. द करंट क्लाइमेट क्राइसिस इज प्रिडिक्टेड, कोई प्रिडिक्शन दी है कि जी क्लाइमेट क्राइसिस से यानी ताउन से, प्लेग से 200 मिलियन लोग मरे थे, तो क्लाइमेट क्राइसिस से भी इतनी मौतें होंगी? देयर इज नो प्रिडिक्शन, सो द आंसर इज नॉट गिवन. इट इज इन फॉल्स. स्ट्रेट अवे दो नॉट गिवन. आप घबरा जाएंगे कि पहला भी नॉट गिवन हो गया, दूसरा भी नॉट गिवन हो गया. हाँ जी, एग्जैक्टली. देखें, करंट क्लाइमेट क्राइसिस इज प्रिडिक्टेड, कोई प्रिडिक्शन दी है? होता है ना कि जी प्लेग से 200 मिलियन लोग मरे थे, और आजकल जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं इससे भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इतने ही लोग मरेंगे. अगर तो ये होता तो ये ट्रू होना था. ठीक है, और अगर उसको कम ज़्यादा करते तो फॉल्स होना था. अब प्रिडिक्शन नहीं दी कि क्लाइमेट क्राइसिस तो है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं दी कि कितने लोग मरेंगे. दैट्स व्हाई इट्स नॉट गिवन. Question number 29. Some of the challenges we face today can be compared to those of earlier times. कि आज के जो हमारे problems हैं उसको compare किया जा सकता है जो past में लोगों ने problems face किए उसके साथ. Okay, अब वापस आए second paragraph पे. ठीक है, एक तो उसने बता दिया प्लेग का, ठीक है, वो हो गया पास्ट. और टुडे का क्या बता रहा है? द वर्ल्ड इज ऑन द कस्प ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस,
कि पास्ट में क्या था, प्लेग, प्रेजेंट में क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसको कंपेयर किया जा सकता है कि आजकल जो हम प्रॉब्लम देखें, द करंट क्लाइमेट क्राइसिस, सम ऑफ द चैलेंजेस वी फेस टुडे कैन बी कंपेयर टू दोज ऑफ अर्लियर टाइम्स। एग्जैक्टली, अर्लियर टाइम्स में क्या था, प्लेग, टुडे क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस। तो इनको कंपेयर नहीं करा। सम ऑफ द चैलेंजेस वी फेस टुडे कैन बी कंपेयर। बिल्कुल, वापस आए, देखें, इसको पढ़ें। All right, I'm reading it from second line. The spread of plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across Europe. Today, the world is on the cusp of climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions, and death if left unattended. Then, as now, radical solutions were called for the to revolutionize the way people lived and safeguard humanity. Yeah, compare. देखिए, मेरी बात सुने। अगर आपको पास्ट का एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पास्ट में इस चीज से लोग मरे थे और आज लोग इस चीज से मर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट, दे आर एक्चुअली गिविंग द कंपैरिजन कि पास्ट में प्लेग था और प्रेजेंट में आपका क्लाइमेट क्राइसिस है। अब पार्ट 3 में यही तो चीज है। पार्ट 3 में आपको आंसर को इंटरप्रेट करना पड़ता है कि अच्छा, पास्ट का ये बता दिया, प्रेजेंट का ये बता दिया, तो इसकी बात हो रही है। इट्स दैट, ठीक है। अच्छा जी, वापिस आए क्वेश्चन नंबर 30 पे। Leonardo da Vinci's ideal city was constructed in 15th century. अब उसका आइडियल सिटी अगर 15th सेंचुरी में बना तो आंसर होगा ट्रू, अगर उससे पहले या बाद में बना तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि 15th में बना या नहीं बना तो हो जाएगा नॉट गिवन। सो वी गो बैक, थर्ड पैराग्राफ। अराउंड 1486, after pestilence that killed half the population in Milan, कोई वहां पे बीमारी थी जिसने आधी आबादी को मार दिया, इटली, Leonardo turned his thoughts to urban planning problems. Following a typical Renaissance trend, he began to work on an ideal city project which, due to its excessive cost, would remain unfulfilled. अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला लियोनार्डो डा विंचीज आइडियल सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड, वो तो बेचारा बन ही नहीं सका, यानी 15th सेंचुरी का बताया है, यहां पे बोला कि बन गया, वहां पे बताया कि अनफुलफिल्ड रहा, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, नॉट गिवन नहीं होगा। 14 वो 15th सेंचुरी बन जाती है ना, हाँ, 14 के बाद जो भी नंबर आएगा वो 15th सेंचुरी। अब हम कौन सी सेंचुरी में है, हम लोग 21st सेंचुरी में, लिखते क्या है 2024, तो 2024 का मतलब है 20 तो खत्म हो गया और ये 21st सेंचुरी है, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31। पुअर टाउन प्लानिंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। अगर तो पुअर टाउन प्लानिंग मेजर कंट्रीब्यूटर है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो पुअर टाउन प्लानिंग का नतीजा है, अगर मेजर कंट्रीब्यूटर है तो आंसर होगा ट्रू, और अगर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स है, मेजर नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि मेजर है या माइनर है तो आंसर होगा नॉट गिवन। वापिस आए थर्ड पैराग्राफ पे, जी इसी से आगे। ड्यू टू इट्स एक्सेसिव कॉस्ट वुड रिमेन अनफुलफिल्ड, yet given that unsustainable urban models are a key cause of global climate change today. Unsustainable urban models are a key cause. Key cause का क्या मतलब है, major contributor to climate change, और poor town planning की जगह पे क्या वर्ड आया, unsustainable urban models. Unsustainable का मतलब है poor, ठीक है, urban models, and question number 31 correct answer is true. Question number 32. In Renaissance times, local people fought against the changes to Pienza and Ferrara. अब देखें, Renaissance time में अगर तो local people ने लड़ाई की against the changes, तब्दीली के खिलाफ, Pienza और Ferrara में, तो आंसर होगा true. अगर लोगों ने फाइट नहीं की तो आंसर होगा false, और अगर नहीं बताया कि लोकल पीपल का रिएक्शन क्या था, उन्होंने फाइट की या नहीं की, तो इट्स नॉट गिवन। अब क्लू वर्ड आपका है, एक तो रेनेसांस हो गया, दूसरा पिएंसा एंड फिरारा। वेल डन। फोर्थ पैराग्राफ में आए सब लोग, और इसको हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5th लाइन से। लार्ज स्केल अर्बन प्रोजेक्ट्स इन इटली, मिल गया,
Okay, large-scale urban projects in Italy, such as the reconfiguration of the town of Pienza and the expansion of the city of Ferrara. These works surely inspired Leonardo's decision to think the design of medieval cities with their winding and overcrowded streets and with houses piled against one another. बताया है कि लोगों ने लड़ाई की या चेंज को किया. So there is no information on that. Correct answer is not given. Question number 33. Leonardo da Vinci kept a neat, organized record of his design. कि उसने बड़ा नीट और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड रखा अपने डिजाइन्स का. अब लियोनार्डो के डिजाइन्स आपको मिलेंगे लास्ट पैराग्राफ में. टाइटल पेज, लास्ट पैराग्राफ. It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo's ideal city because of his disordered way of working with notes and sketches. Way of working क्या था? Disordered. ठीक है. और यहां पे क्या बोल रहे हैं? नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड. वहां पे बोल रहा है डिसऑर्डर्ड. तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. गुड. ये टेस्ट अगर आप समझ जाए ना एक दफा, 40 के 40 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन की रीजन, हर क्वेश्चन की लोकेशन कहां पे है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्यों आंसर है, तो आपको रीडिंग बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा. ठीक है. चलिए, थैंक यू.